हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने एनएस कोचिंग सेंटर चैनल में। और जो क्लास कल जहां तक छोड़ी थी वही क्लास आगे करेंगे प्रारंभ। आपको बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी आपके पेपर में आने वाले हैं वही आपको करवाए जा रहे हैं। कल के पेपर में वो क्वेश्चन आएंगे जो इस क्लास में करवाए जाएंगे बिना किसी देरी के। चलिए बेटा क्लास को करते हैं प्रारंभ। बेटा कल ग्लिच हो गया था तो जिस वजह से क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ था, एक बार ही देख लेते हैं। सुरक्षा परिषद के कार्य बता देते। बेटा सुरक्षा परिषद के बारे में आपको बता चुका था कि भाई सुरक्षा परिषद के क्या है, 5 स्थायी और 10 अस्थायी क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। और सुरक्षा परिषद के कार्य क्या है, विश्व में शांति बनाए रखना, विवादों का निपटारा शांतिपूर्ण ढंग से करना और सैनिक कार्रवाई। ये बेटा परीक्षा दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यूएनओ के कोई से भी एक अंक का कार्य आपसे पूछे जा सकते हैं। बेटा 2 नंबर में याद रखना, 2 नंबर में इससे नहीं आया तो आप बोल देना भैया आपने बोला पर आया नहीं। पक्का बोल रहा हूं बेटा, यूएनओ की एक एजेंसी आपको 2 नंबर में दिखाई देगी। तो बेटा पहले बात कर लेते हैं ह्यूमन राइट्स वॉच। क्या बेटा, ह्यूमन राइट्स वॉच। ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल का वर्णन करना है आपको। बेटा ह्यूमन राइट्स वॉच ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन है जो मानवाधिकारों की वकालत और उनसे संबंधित अनुसंधान करता है। बेटा मानवाधिकारों से संबंधित रिपोर्ट कौन जारी करता है? बेटा ह्यूमन राइट्स वॉच। और बेटा कैसा है, ये एक स्वयंसेवी संगठन है। कैसा है बेटा, स्वयंसेवी संगठन है। बेटा जो हाईलाइट करोगे आप वर्ड्स वो ही बहुत इंपैक्ट डालेंगे आपके शीट पे। तो बेटा आप जितना अच्छा लिखोगे आपको उतने ही अच्छे नंबर मिलेंगे। बेटा एक आपको टिप्स दे रहा हूँ कल के एग्जाम के लिए, आप जितना चेकर का काम आसान करोगे आपके नंबर बढ़ने की संभावना उतनी बढ़ जाएगी। अगर आपने बेटा 50% आपने उसका काम आसान किया है तो आपके 50% नंबर आएंगे। अगर आपने उसका चेक करने का काम 100% आसान कर दिया, आपने नीट एंड क्लीन सेक्शन वाइज प्रॉपर हेडिंग, प्रॉपर अंडरलाइन, कंक्लूजन, निष्कर्ष सब कुछ लिखा है, बेटा मैं कह रहा हूँ दावे के साथ कह रहा हूँ 95% आपके मार्क्स पॉलिटिकल साइंस में आएंगे। यही कह रहा हूँ मैं, इसी प्लेटफॉर्म पे बेटा आपके अवश्य आएंगे अगर कही गई बातों को आपने ठीक से फॉलो किया तो कल के एग्जाम में। चलिए बेटा बात करते हैं। मानवाधिकारों का उल्लंघन। पूरे विश्व की मीडिया का ध्यान मानवाधिकारों के उल्लंघन की ओर आकर्षित करता है। अगर बेटा कहीं पे भी मानव के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो ह्यूमन राइट्स वॉच क्या है बेटा, पूरे विश्व की मीडिया का ध्यान वहां पर आकर्षित करता है। जिस प्रकार बेटा आज सोशल मीडिया क्या है बेटा, कहीं पे भी कुछ भी गलत चीज हो रही है उस पर लोगों का ध्यान आकर्षित करता है, वैसे ही बेटा जो ह्यूमन राइट्स वॉच है एक स्वयंसेवी संस्था है वो भी क्या है बेटा, पूरे विश्व की मीडिया का ध्यान आकर्षित करती है। अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन। बारूदी सुरंगों पर रोक लगाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन निर्माण में इस संगठन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बेटा जो बारूद वगैरह असला बारूद का प्रयोग हो रहा है उसका कम से कम प्रयोग चाहिए। बाल सैनिकों पर बेटा बच्चों को बेटा इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय दंड न्यायालय और बेटा अंतर्राष्ट्रीय दंड न्यायालय स्थापित करने में योगदान। बेटा जो अनुचित कर रहे हैं, जो बेटा मानव के साथ अनुचित परंपरा या अनुचित व्यवहार कर रहे हैं उनके साथ सख्ती का रुख अपनाना बहुत जरूरी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ये भी बेटा बहुत जरूरी है। बेटा वो कैसा था, स्वयंसेवी। ये कैसा है, गैर सरकारी स्वयंसेवी है। ठीक है, वो अमेरिका का है। और ये क्या है बेटा, एमनेस्टी इंटरनेशनल गैर सरकारी संगठन है जो निम्न कार्य करता है। ये मानवाधिकारों की रक्षा करता है। क्या करता है, जैसे बेटा ह्यूमन राइट्स वॉच करता है वैसे ये भी करता है। इसकी करता है बेटा, मानवाधिकारों की रक्षा करता है। मानवाधिकारों से जुड़ी रिपोर्ट तैयार करना, सरकार द्वारा दुर्व्यवहार पर विशेष ध्यान केंद्रित करता है। ये बेटा जो सरकार के द्वारा दुर्व्यवहार हो रहा है सबसे ज्यादा फोकस कहाँ पे रखता है ये बेटा, एमनेस्टी इंटरनेशनल, कि सरकार के द्वारा अपने देश के नागरिकों के साथ कैसा बर्ताव किया जा रहा है। अगर 1% भी मानव के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो बेटा उसको क्या अपनी रिपोर्ट में प्रकाशित करते हैं। कौन, एमनेस्टी इंटरनेशनल। चलिए बेटा, बेटा आसियान ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटा सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, सत्ता के नए केंद्र से अगर कुछ आ सकता है बेटा, आसियान चाइना ईयू। क्या बेटा, 3 आसियान चाइना ईयू ना आए एक क्वेश्चन
तो आप बोल देना मैं 101% बोल रहा हूँ बेटा, कल की क्लास में आपको 100% लिख के दे रहा हूँ बेटा, मैं बोल रहा हूँ कि कल आपके पेपर में आएगा आसियान, EU या चाइना। बेटा इस 3 क्वेश्चन को अच्छे से घोट पीट के जाना, आपको 6 नंबर आपके पूरे कंफर्म होंगे, और ना हो कंफर्म तब आप बोलना भैया आपने बोला पर आया नहीं। बेटा पेपर लीक नहीं कर रहा, पर अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ बेटा कि कौन से क्वेश्चन आते हैं कौन से नहीं। बेशक यूट्यूब पे अभी नया नया आया हूँ, बोलने में पढ़ाने में दिक्कत हो रही है, पर बेटा अवश्य कह रहा हूँ बेटा आपका पेपर कल बेहतरीन जाएगा, अगर कही गए क्वेश्चनों को आपने ध्यानपूर्वक कर लिया और जो भी इस क्लास में करवाए जा रहे हैं। आसियान का संक्षिप्त रूप और उसके उद्देश्य बताओ। आसियान एक क्षेत्रीय संगठन है, इसका संक्षिप्त रूप दक्षिण पूर्वी देशों का संगठन है। इसका बेटा विस्तृत रूप क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, दक्षिण पूर्वी देशों का संगठन है। आसियान की स्थापना, बेटा आसियान की स्थापना एक घोषणा पत्र के द्वारा हुई थी। बेटा 1 नंबर में क्वेश्चन बन जाएगा, आसियान की स्थापना कब और किस घोषणा पत्र के द्वारा हुई थी, MCQ में आ जाए तो बैंकॉक घोषणा पत्र। आप बताओ बेटा कि बैंकॉक किसकी राजधानी है, तो वो क्या होगा बेटा, आसियान का सदस्य होगा। तो और कब हुई थी बेटा, 1967 में। बेटा चीजों को हाईलाइट जरूर करना बेटा, चीजों को क्या है बेटा, हाईलाइट जरूर करना बेटा। जैसे बेटा 1967 है, आपने क्या बेटा स्केल से या बेटा ब्लैक पेन से हाईलाइट कर दिया कि भैया आप मेरे इस क्वेश्चन पे ध्यान देना, अगर 6 नंबर का है बेटा ऐसा हाईलाइट कर देना। वो मोटी मोटी चीजों को ध्यान रख के चले, जैसे आसियान क्या है, एक क्षेत्रीय संगठन, ऐसे हाईलाइट कर दिया। ठीक है, इसका विस्तृत क्या है बेटा, हाईलाइट कर दिया आपने। चीजों को बेटा जितना आप आसान करोगे बेटा आपको इतने ही नंबर क्या है बढ़ते चले जाएंगे। स्थापना के समय सम्मिलित देश, बेटा स्थापना के समय कितने थे, इस संगठन की स्थापना के समय 5 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, 5। और अब कितने हो गए बेटा, 10 हो गए, और 11 सदस्य जो शामिल हो सकता है वो कौन है बेटा, पूर्वी तिमोर, दिल्ली। वो बेटा आपको लिखने की जरूरत नहीं है। और बेटा मैं पहले ही कह रहा हूँ जो आपका मैप आएगा, मैं 101% कह रहा हूँ आपका इंडिया का मैप आएगा, वर्ल्ड मैप की तैयारी आज मत करना। अगर आपने पहले कर रखी है तो अच्छी बात है, बस इंडिया के मैप को अच्छी तरह घोट पीट के आना, क्योंकि बेटा मैं कह रहा हूँ दावे के साथ आपके 4 में से 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। क्योंकि बेटा आपको पता है आंसर, पर आपको ये नहीं पता कि जो ए कोड दे रखा है ये यूपी का है या महाराष्ट्र का है। तो बेटा इसीलिए एक बार मैप पे नजर मार के जाना, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट नजर ना मार पाओ तो कोई बात नहीं, पर आपको पता है बेटा पर्टिकुलर जो क्वेश्चन पूछा है, जैसे आपसे पूछ लिया मैंने लाल डेगा कहाँ से थे, ठीक है। अब बेटा एक दे दिया नॉर्थ ईस्ट का, आपको पता नॉर्थ ईस्ट में क्या है लाल डेगा, आप बताना बेटा लाल डेगा कहाँ का है बेटा, मिजोरम। सिंपल सी बात, तो इतनी आराम से आपको चीजें करते हुए चलनी है। और वर्तमान में कितने देश है बेटा, 10 है। बेटा स्थापना के समय कितने थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस। 1 नंबर में आ सकता है बेटा कि कौन सा आसियान का संस्थापक सदस्य नहीं है। बेटा 4 यहाँ, 3 यहाँ से दे दिए, 1 यहाँ से दे दिया, और बच्चा क्या बोलेगा, यार कंबोडिया भी संस्थापक उसका सदस्य है। भाई सदस्य तो है पर बाद में बना है, ठीक है बेटा। आसियान के उद्देश्य तीव्र गति से आर्थिक विकास करना, सांस्कृतिक सामाजिक संबंध बनाना, विश्व में बेटा क्या बनाए रखना, शांति बनाए रखना, सुरक्षा बनाए रखना, अन्य क्षेत्र में सहयोग, एक दूसरे का बेटा आपसी सहयोग को बढ़ावा देना, साझेही अपने एक जैसे हित पर क्या करना बेटा, कार्य करना, विवादों का निपटारा शांतिपूर्ण ढंग से, अन्य संगठनों के साथ संबंध, बेटा जो अन्य संगठन है, अंतरराष्ट्रीय संगठन है, उनके अंदर अपना एक अहम स्थान बनाना और उनको मजबूती प्रदान करना, ये आसियान के उद्देश्य हैं। अब बेटा 2 नंबर वाले क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। देखो 2 नंबर वाले क्वेश्चन है बेटा आपके, तो बेटा मैंने हर एक तरह के क्वेश्चन आपके लिए छाड़ के लाया हूं बेटा, ताकि आपके एक एक क्वेश्चन वो आए जो आपको पहले से आते हो। तो इस क्लास से बेटा बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में टकराने वाले हैं, तो कृपया करके बेटा अच्छे से वीडियो को देखें, और इतना तो आप भी करो बेटा कि अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। एग्जाम में आंसर शीट शेयर मत करना, लिंक क्लास का जरूर अभी शेयर कर दो। आसियान शैली किसे कहते हैं, आसियान शैली किसे कहते हैं बेटा, आसियान के देशों के बीच मेल मिलाप की शैली को क्या कहते हैं, आसियान शैली कहते हैं। क्या आपके दोस्त के बीच में मेल मिलाप की शैली अच्छी है, अगर है तो अभी के अभी क्लास शेयर करके दिखाओ, फटाफट शेयर कर देना, इतनी शेयर कर देना कि हर बच्चा बोले हाँ
भाई इसी वीडियो से क्वेश्चन आए थे बेटा। 3 वीडियो अपलोड करी है मैंने, एक 13 मिनट की, एक 37 मिनट की और एक ये आज अपलोड रही है। 3-4 वीडियो मैंने लास्ट डे में अपलोड करी है बेटा। आप उन वीडियो को बहुत अच्छे से देख के जाना। और बेटा पर्टिकुलर मैंने कुछ और वीडियो भी 10-10 मिनट की डाली है, जिसके अंदर बेटा विभाजन के कारण परिणाम ये सब बताया बेटा, उनको भी आप देख लेना। गोवा के बारे में, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एकीकरण में क्या भूमिका निभाई, हैदराबाद का निजाम के बारे में सब कुछ आपको डिटेल में पढ़ाया गया बेटा। एक बारी बस चैनल को अच्छे से खगोल के जाना कि भाई आपके एक भी चीज ना रहे। तो बेटा आसियान के देशों के बीच मेल मिलाप की शैली को क्या कहते हैं? आसियान शैली कहते हैं। 2014 के बाद क्या बदलाव आए बेटा? 1990 के दशक को क्या कहा जाता है? बदलाव का दशक कहा जाता है। तो बेटा 1990 के दशक को करके आना, 1960 के दशक को करके आना, और 1980 के दशक को क्या कहते हैं? स्वायत्तता का दशक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वायत्तता का। 1960 के दशक को क्या कहते हैं? खतरनाक दशक। 1980 के दशक को क्या कहते हैं? स्वायत्तता का दशक। 1990 के दशक को क्या कहते हैं? बदलाव का दशक। तो बेटा ये 3 दशक है, ये आपको अच्छे से पता होने चाहिए। 1 नंबर में आपसे पेपर वाला पूछ सकता है। 2014 के बाद क्या बदलाव आए? गठबंधन युग की समाप्ति। अब बेटा जो 1989 से राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के बाद एक ऐसी प्रथा चली कि जो भी सरकार बननी है गठबंधन की बन रही है, और वो कहीं ना कहीं 2014 में जाके क्या है, वो परंपरा थम सी गई। खत्म तो नहीं पर काफी लगाम आ गया। योजना आयोग का उत्तराधिकारी, योजना आयोग जो 15 मार्च 1950 को बना था, उसको खत्म करके बेटा उसके स्थान पर एक अपडेट वर्जन आया जिसका नाम क्या है बेटा? नीति आयोग। स्थापना कब हुई थी बेटा? 1 जनवरी 2015 को। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के जनक कौन थे और इसमें किस पर ध्यान दिया गया था? बेटा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के जनक बेटा आपको पता है पीसी महालनोबिस थे। कौन थे बेटा? पीसी महालनोबिस। और इस पे किस पर ध्यान दिया गया था? उद्योगों पर ध्यान दिया गया था। किस पर ध्यान दिया गया था? उद्योगों पे। प्रथम पंचवर्षीय योजना बेटा, प्रथम पंचवर्षीय योजना के 2 उद्देश्य बताने हैं बेटा। प्रथम पंचवर्षीय योजना का पहले कार्यकाल बताना है, 1951 से 1956 तक था बेटा। 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, कोई सी भी एक पंचवर्षीय योजना आपसे पूछा सकता है और पूछी जाएगी पहली या दूसरी, ये मैं लिख के दे रहा हूं बेटा। इसके वास्तुकार कौन थे बेटा? एन के रास्ते, के एन रास्ते। कौन थे बेटा? के एन रास्ते। और प्रथम पंचवर्षीय योजना बेटा किस पे ध्यान दिया गया? खेती बाड़ी पे, कृषि पर ध्यान दिया गया था। वैश्विक सुरक्षा का अर्थ स्पष्ट कीजिए बेटा। वैश्विक सुरक्षा का क्या अर्थ है? विश्व सुरक्षा से अभिप्राय वैश्विक आपदाओं जैसे आतंकवाद, महामारी और वैश्विक ताप वृद्धि आदि से विश्व को क्या है बेटा? सुरक्षित रखना। जो बेटा एक देश की नहीं पूरे विश्व की समस्या, उनसे अपनी पृथ्वी को सुरक्षित रखना, उसे क्या कहते हैं? वैश्विक सुरक्षा कहते हैं। जैसे आतंकवाद, महामारी, ताप वृद्धि, इनसे क्या है बेटा? अपने आप अपनी पृथ्वी को बचाने से क्या कहते हैं? वैश्विक सुरक्षा कहते हैं। गठबंधन सरकार के लाभ बताओ बेटा। आपसे पूछ लिया गठबंधन सरकार किसे कहते हैं? गठबंधन सरकार के लाभ बताओ। 2 नंबर का क्वेश्चन है बेटा, तो अच्छे से लेना। जब 2 या 2 से अधिक पार्टियां मिलके जब अपनी सरकार बनाती है उसे क्या कहते हैं? गठबंधन सरकार कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा जो बार-बार चुनाव हो रहे हैं वो नहीं होंगे, और सभी वर्गों का क्या होगा बेटा? प्रतिनिधित्व होगा बेटा। सभी राजनीतिक दलों की क्या है? विचारधारा एक ही में सम्मिलित हो जाएगी, जिससे क्या है बेटा? कार्य में क्या है बेटा? बहुत अच्छे से रणनीति क्या है? बन सकती है। क्षेत्रीय दलों की भूमिका बढ़ेगी और सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होगा। अगर बेटा आपको एसएस लेनी है एसएस ले सकती हो, और अगर आपको बेटा पीडीएफ फॉर्म में नोट चाहिए बेटा आप हमारे को कॉल करिए, और आपके व्हाट्सएप नंबर पे या बेटा इंस्टाग्राम पे बेटा जिस प्रकार आप करना चाहो, टेलीग्राम पे जिस पे भी आप कांटेक्ट करना चाहो, आप कांटेक्ट करके आप क्या है बेटा? पीडीएफ ले सकते हो। एक बार आप पीडीएफ से भी पढ़ लेना। बस बेटा क्लास को दबा के शेयर कर दीजिएगा बेटा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो ध्रुवता से क्या अभिप्राय है? दो ध्रुवता शीत युद्ध के दौरान विश्व 2 गुटों में बटा, एक सोवियत संघ और एक अमेरिका, जिसे क्या किया गया? दो ध्रुवता कहा गया। और दो ध्रुवता का अंत क्या है बेटा? जब सोवियत संघ खत्म हो गया। दल बदल से क्या अभिप्राय? जब किसी दल का विधायक या सांसद अपने दल को छोड़कर किसी और दल में शामिल हो जाता है उसे दल बदल कहते हैं। जैसे आयाराम और गयाराम। एक मुहावरा बहुत चला था। पूरे पाकिस्तान में 1970 के चुनाव में किस राजनीतिक पार्टी ने किस नेता के प्रतिनिधित्व में सभी सीटों पर विजय प्राप्त की? बेटा आपके पेपर में आएगा, आगामी लीग पार्टी का नाम था और नेता का नाम था शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना बेटा।
और पूर्वी पाकिस्तान जो कि आज वर्तमान में क्या है बेटा, बांग्लादेश है। बेटा सुरक्षा चैप्टर से कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ, वही क्वेश्चन आए, या तो भारतीय सुरक्षा नीति के घटक आएंगे, या तो बेटा पारंपरिक या अपारंपरिक। ये बेटा दो क्वेश्चन तो बेटा बहुत अच्छे से आप घोट पीट के जाना, ये दो क्वेश्चन आपके पेपर में अवश्य ही आ जाएंगे। खतरे के नए स्रोत, ये सब बेटा अपना दो क्वेश्चन बोला हूँ, आप पूछ करके जाना ना जाना, भारतीय सुरक्षा नीति के घटक पारंपरिक और अपारंपरिक, दो क्वेश्चन जरूर करना बेटा। बेटा भारतीय सुरक्षा नीति घटक सैन्य क्षमता का सशक्तिकरण, बेटा अपनी सेनाओं को क्या हमारे को मजबूत करना है, ताकि अंदरूनी मामले में भी हम अपनी मजबूती प्रदान कर सके और कोई भी विदेशी आक्रमण से हम अपने आप को क्या है बेटा सुरक्षित रख सके। अंतरराष्ट्रीय नियमों तथा संस्थानों को मजबूती प्रदान करना, बेटा यूएनओ है, जो भी अंतरराष्ट्रीय संगठन है उनको क्या करना बेटा, मजबूती प्रदान करना, उनके अंदर अपना एक अहम स्थान बनाना, ये बेटा बहुत आज के समय में क्या है, बहुत जरूरी है। आंतरिक सुरक्षा, बेटा ऐसा नहीं है कि आपने अपने घर को बाहर से बचा लिया, बेटा आपने अपने घर को बाहर से तो बचा लिया, पर घर के भीतर भी क्या है बेटा सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। अंदरूनी मामलों पर भी, आंतरिक सुरक्षा पे भी क्या है बेटा विशेष ध्यान देना है। तो भारतीय सुरक्षा नीति के तीन घटक क्या है, सैन्य शक्ति को मजबूत करना, अंतरराष्ट्रीय संगठन को मजबूत करना और आंतरिक सुरक्षा, और चौथा बेटा तीव्र गति से क्या है बेटा आर्थिक विकास करना है। एक हमारे को क्या है बेटा आर्थिक महाशक्ति के रूप में क्या है उभर के सामने आना है। बेटा समस्या का समाधान तभी होगा जब आपके पास धन होगा। बेटा पैसे के अभाव में क्या है बेटा कुछ नहीं हो पाता आज के समय में, तो इसीलिए बेटा पैसा आज के समय में बहुत जरूरी है। पैसा कैसे आएगा, ज्ञान से आएगा, और ज्ञान कब आएगा, जब आप सही से मन लगा के पढ़ोगे। कोई तीन तर्क देकर भारत द्वारा अपनाई गई गुटनिरपेक्ष नीति को न्याय उचित ठहराइए। बेटा गुटनिरपेक्ष नीति क्या भारत के लिए ठीक है या नहीं है, बेटा रेयर क्वेश्चन है, बाई चांस पेपर वाले का मूड स्विंग हो गया तो आपको दे सकता है, इस क्वेश्चन को आप लाइटली लेके चलना, ठीक है। तो बेटा गुटनिरपेक्ष दोनों गुटों से पृथक रहना, सोवियत संघ से और अमेरिका के गुट से, नाटो और वार्सा पैक्ट से क्या बेटा अलग रहना, इसे क्या कहा गया बेटा गुटनिरपेक्ष कहा गया। इनसे अलग नहीं रहना, इनके सैन्य गुटों से क्या है बेटा अलग रहना। अगर युद्ध होगा ना हम आपकी तरफ से लड़ेंगे ना हम आपकी तरफ से लड़ेंगे, पर व्यापार और बोलचाल सब करेंगे, पर युद्ध के टाइम नो इन्वॉल्वमेंट। दोनों खेमों से दूरी रखना बेटा, महाशक्तियों का विरोध करना, बेटा महाशक्तियों का विरोध करना, गलत चीजों का, सैन्य गुटों का, बल्कि महाशक्तियों से अलग नहीं। तटस्थता की नीति नहीं थी ये, तटस्थ का मतलब होता है बेटा अलग हो जाना, वो नहीं था। बेटा भारत की स्वतंत्र विदेश नीति हो, हमारे ऊपर बेटा किसी भी देश का वर्चस्व ना हो। अगर हम नाटो में शामिल हो जाते तो बेटा अमेरिका के कहे अनुसार हमारे को अपनी विदेश नीति का पालन करना पड़ता। बेटा हम अपनी स्वतंत्रता खोना नहीं चाहते थे, क्योंकि अभी हाल ही में हमारे को स्वतंत्रता मिली थी 200 सालों की गुलामी के बाद। जून 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन की किन्हीं दो परिणामों की व्याख्या कीजिए। बेटा पेपर में आ जाए पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, अगर बाई चांस वर्ल्ड मैप में भी आता है, मैं कह रहा हूँ बेटा आपसे बेटा पैराग्राफ में पूछा जाएगा, एक पैराग्राफ आएगा आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, या कार्टून आ जाएगा बेटा, या पैराग्राफ, मैं कह रहा हूँ बेटा इधर से आपके आने की संभावना है। तो पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, 1992 में, कहाँ हुआ था, ब्राजील में। ब्राजील में कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरियो में होता, कहाँ होता है, रियो डी जेनेरियो में हुआ था। तो बेटा इस चीज को ध्यान से पढ़ के जाना। और बेटा इसमें किस पे ध्यान दिया गया था, आपका 2 नंबर मिल सकता है, एजेंडा 21 पे दिया था, और अंतरराष्ट्रीय नियम बनाए गए थे बेटा पर्यावरण विविधता और वानिकी के लिए। इस बात पर भी व्यापक सहमति बनी कि आर्थिक विकास का तरीका वो हो जिसमें बेटा पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचे। पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के मुद्दे विश्व राजनीति का हिस्सा क्यों बन गए हैं, बेटा आजकल पर्यावरण और प्राकृतिक को लेकर, प्राकृतिक संसाधनों को लेकर बेटा ये मुद्दे वैश्विक क्यों बन गए, एक देश के ना लाके पूरे विश्व के बन गए, क्यों, बेटा संसाधनों की होड़। आज क्या बेटा संसाधनों की होड़ में लगे, इमारती लकड़ी, आपको पता है बेटा तेल, इन सबको लेकर क्या है बेटा बहुत सी होड़ बन गई है, जिस कारण बेटा आज जो पर्यावरण है बेटा वो वैश्विक मुद्दा बन गया।
तेल का विवाद। बेटा तेल, विश्व राजनीति में तेल का एक अपना अहम स्थान है। न केवल इसे ईंधन के रूप में, बल्कि इसे अपार संपदा पाए जाने के कारण अधिकतर देश इसके लिए क्या है बेटा, संघर्ष करते हैं। तो बेटा ये क्वेश्चन आ सकता है बेटा, ध्यान से करके आना। उन्नीस सौ बानवे में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव में सम्मिलित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से संबंधित दो शिकायतें बताइए। बेटा सुरक्षा परिषद के लिए क्या समस्याएं थी देशों की? बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं है, बिल्कुल नहीं है भाई। 4 कंट्री बेटा किसकी बैठी है? यूरोप की बैठी है। एक मात्र कंट्री क्या है बेटा? एशिया की बैठी है। अफ्रीका कोई नामो निशान नहीं है बेटा। ये चीजें तो बहुत बेकार है। लोकतंत्र का समर्थन नहीं, मतलब बेटा यूरोप से मेरा कहने का मतलब है पश्चिमी देशों का क्या है, प्रतिनिधित्व कर रही है। पश्चिमी देशों पर अधिक ध्यान है, लोकतंत्र का समर्थक नहीं। अगर एक ने मना कर दिया तो कार्य नहीं होगा। तो बेटा लोकतंत्र का अभाव नहीं है। आप क्या हर देश पर डंडा कर रहे हो बेटा, लोकतंत्र को अपनाओ, लोकतंत्र को अपनाओ। तो बेटा आपके अंदर खुद वो चीज नहीं है, आप दूसरों को ज्ञान दो, वो चीज ठीक नहीं है। बेटा ज्ञान वो अच्छा लगता है जो आपके पास हो, जो आप खुद भी मानते हो। सिगरेट पी रहे हो, सिगरेट पीना बहुत बेकार बात है, मानेगा कोई? बेटा पहले आप अपने अंदर खुद लोकतंत्र लाओ, तब आप दुनिया के और देशों को बोलना आप लोकतंत्र को अपनाओ। तो बेटा इस चीज को लेकर क्या है, काफी विवाद बढ़ाता। भारत की राजनीतिक और चुनावी इतिहास में वर्ष 1967 को एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। बेटा 1967 के चुनाव को बेटा भूकंप की संज्ञा दी जाती है राजनीति में। क्यों दी जाती है? कांग्रेस का बहुमत का अभाव। बेटा कांग्रेस को क्या है बेटा, बहुमत से नहीं आ पाए। कांग्रेस के प्रभुत्व में कमी। बेटा कांग्रेस की पहले जो साख होया करती थी, जो दबदबा होया करता, वो अब दबदबा क्या हो गया था, कम हो गया था। राजीव गांधी और हरचंद सिंह लोंगोवाल द्वारा 1985 में पंजाब समझौता। बेटा पंजाब समझौता, मैं इधर से बता दूं बेटा क्या क्वेश्चन आएगा बेटा, 101% बोल रहा हूँ बेटा, 100% बोल रहा हूँ बेटा, 100% आपके नंबर आएंगे अगर आपने बेटा 3 चीजें कर ली। क्या करना है बेटा? 3 नहीं 4 चीज करनी है। क्या क्या करना है बेटा? क्षेत्रीय आकांक्षा से पहले तो बेटा क्या करो, असम कर लो बेटा, असम आ जाएगा जी आपका। पंजाब कर लेना जी, मिजोरम कर लेना जी, ठीक है जी। और क्षेत्रीय आकांक्षाएं लोकतंत्र का एक अविभाज्य अंग है। ये क्वेश्चन मेरे को लग रहा है बेटा पेपर में आ जाएगा। क्षेत्रीय आकांक्षाएं लोकतंत्र का एक अविभाज्य अंग है। आगे क्वेश्चन है, करवा देगा बेटा। असम आंसू के बारे में पूरा लिखना है। पंजाब आपको बेटा किसके बारे में लिखना है बेटा? पंजाब के बारे में, पंजाब समझौता लिखना है। मिजोरम, मिजोरम के बारे में लिखना है। और बेटा गोवा तो बेटा लग रहा है कि बेटा पहले आया था, इस बार भी आपका शायद गोवा आ जाए, ठीक है बेटा। और आंगमी जापू फिजो बेटा 1 नंबर में आएगा। आंगमी जापू फिजो कौन थी? मतलब नागालैंड का कौन, नागालैंड को स्वायत्तता दिलाने के लिए आंदोलन का नेतृत्व तो किसने किया था? आंगमी जापू फिजो। बेटा ये आ सकता है। बेटा पंजाब समझौता में क्या था बेटा? बेटा 1985 में शांति समझौता हुआ था हरचंद सिंह लोंगोवाल और राजीव गांधी के मध्यस्थ, जिसके अंदर बेटा निम्नलिखित शर्तें थी। चंडीगढ़ पंजाब को दी जाए, पंजाब तथा हरियाणा के बीच सीमा विवाद को लेकर एक आयोग की स्थापना की जाए, पंजाब हरियाणा राजस्थान के बीच रावी व्यास नदी को लेकर एक ट्रिब्यूनल की स्थापना की जाए, ठीक है बेटा। और जो विशेष सुरक्षा बल लगाया गया है पंजाब के अंदर, उसको हटा लिया जाए। और दंगों में जितने भी लोग पीड़ित हुए हैं उनको क्या दिया जाए बेटा? मुआवजा दिया जाए। ये 5 बातें थी बेटा, पंच पंजाब 5 बातें, ठीक है बेटा, याद रखना। ये बेटा ये छोटा सा क्वेश्चन है, हटा दीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। उन्नीस में स्वतंत्रता के समय भारत की 3 मुख्य चुनौती बताओ। बेटा राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, एकता अखंडता बनाए रखना। बेटा एसएस लेनी है, एसएस ले लो क्योंकि समय बहुत आपके पास कम है बेटा, तो आपको वो बता रहा हूं जो क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं। लोकतंत्र कायम करना। बेटा भारत फकीर देश कहा जा रहा था पूरे विश्व के अंदर, क्योंकि
इतना ये क्या है बेटा हमारे को चूस के और बिल्कुल क्या है बेटा कंगाल करके गए थे। कौन बेटा? अंग्रेज। और पूरे विश्व के अंदर एक बात की जाती, यहाँ पे लोकतंत्र नहीं टिक पाएगा जी। मान नहीं सकते लोकतंत्र। ये जब भी आपको कहे कि आपसे नहीं होगा तो मान लेना बेटा आपसे ही होगा। जब जब ये आपसे कहा जाए, आप बोल लो मेरे दोस्त से बोला आपने कि मेरे 90% आएंगे और बोला तेरे तो आएंगे, तो इसका मतलब बेटा आपके जरूर आएंगे। बस थोड़ी दिशा बदल देना, थोड़ा पेपर करने का तरीका बदल देना, पर आपके कल का पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं लिख के दे सकता हूँ कि कल का पेपर आपका बहुत अच्छा जाएगा। माता रानी आपके ऊपर आशीर्वाद बनाए रखे और बहुत प्यार से बेटा करना, और दोस्तों को बताने के चक्कर में समय व्यर्थ मत करना। पहले अपना करना, समय बचे तो बेटा एक आधा क्वेश्चन हेल्प कर देना, पर फर्स्ट प्रायोरिटी अपने आप को देना, क्योंकि आपके रिजल्ट के लिए बेटा बहुत सारे लोग आपके लिए बैठे हैं। माता पिता आपकी आस लगा के बैठे हैं, बच्चा बहुत अच्छा पेपर दे के आएगा। ठीक है बेटा। लोकतंत्र कायम करना, समानता आधारित विकास, बेटा एक ऐसा विकास करना जिसमें बेटा सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो। बेटा भारत के अंदर एक जाति एक धर्म नहीं है, धर्म के अंदर भी बेटा अनेक पंथ है, अनेक पंथ के अंदर भी अनेक जातियां है, जातियों के अंदर भी क्या है बेटा उपजातियां हैं। तो बेटा इतनी सारी चीजों को एक साथ लेके चलना कोई आसान बात नहीं थी। ऐसा विकास करना सभी का विकास हो जाए, पैसा थोड़ी हो जो सभी को भा जाए। तो ऐसे ही बेटा इधर भी वही बात थी कि भैया विकास सबका कैसे होगा, कैसे एक छाते के अंदर सभी को समाहित किया जाएगा। उस समय जब जात पात का बोलबाला बहुत था, जब धर्म का बोलबाला बहुत था, तो बेटा वो हमने करके दिखाया, उन चुनौतियों का सामना हमने करके दिखाया। जो तपता है वही निखरता है। बेटा 12वीं क्लास एक पड़ाव है, आगे आपको एक बहुत बड़े पड़ाव के लिए अपने आप को तैयार रखना है, क्योंकि बेटा आगे एक एक स्टेप आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए क्या है बेटा तय करेंगे कि आपको किस प्रकार का संघर्ष करना है और किस प्रकार का संघर्ष नहीं करना है। 1947 में ब्रिटिश इंडिया के विभाजन की प्रक्रिया में आई किन्हीं 3 प्रमुख कठिनाइयों का वर्णन कीजिए। बेटा जो विभाजन हुआ, विभाजन के बाद कठिनाई क्या आई बेटा, अनियोजित तरीके से विभाजन कर दिया, रातों रात बोल दिया कि हिंदुस्तान एक कौम का नहीं बल्कि 2 कौम का देश है। तो बेटा योजना बहुत पहले से थी, ऐसा नहीं बोलूंगा कि एक दिन के अंदर विभाजन कर दिया। माउंटबेटन योजना आपको पता है बेटा पहले से ही था, पर जो तारीख डिसाइड करी गई वो रैंडमली तैयारी डिसाइड करी गई। लोग उस समय बेटा इतना सूचना नहीं था कि आज व्हाट्सएप पे डाला बेटा सभी के पास पहुंच गया, तो वो लोगों तक क्या बेटा सूचना ढंग से पहुंच नहीं पाई। तो बेटा इसीलिए कहा जाता है कि रातों रात विभाजन हो गया। विशाल जनसंख्या का हस्तांतरण, बेटा 90,000 लोग यहाँ गए और 90,000 लोग वहां गए, ये दुनिया का सबसे बड़ा पलायन था, और जिसमें बेटा बहुत सारे सांप्रदायिक दंगे हुए, महिलाएं गायब हो गई, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ, पूरी तरह से क्या था बेटा अनुचित तरीके से ये हस्तांतरण हुआ था और सांप्रदायिक दंगे हुए। यहाँ पे हिंदू लोगों को मार के भेजा गया, फिर बेटा बदले की भावना में हमने भी उनका खून बहाया। ये क्या बेटा चलती चली जा रही थी। शरणार्थी समस्या, बेटा अपने घर में लोग क्या हो गए थे, बेगाने हो गए थे। जो कभी बेटा उनका अपना खुद का दबदबा हुआ करता, आज वो अपने घर के अंदर एक छत के लिए क्या है बेटा तरस गए थे। तो बेटा शरणार्थी समस्या आई बेटा, सरकारी संपत्ति का विभाजन, एक सुई से लेके एक टाइपराइटर से लेके हर एक चीज का क्या है बेटा विभाजन हुआ था। अल्पसंख्यकों की समस्या, अब बेटा कुछ लोगों ने बोला कि हमारी जन्मभूमि हमारी कर्म भूमि हिंदुस्तानी है, हम तो पाकिस्तान नहीं जाएंगे, चाहे मार दीजिए हमें, मार दीजिए हमें, हम नहीं जा रहे। तो बेटा हमने तो उनके लिए ध्यान दिया, पर कुछ अल्पसंख्यक वहां रह गए, अगर कुछ हिंदू लोग पाकिस्तान में रह गए, तो बेटा उनके साथ ठीक प्रकार से उचित तरीके से क्या है बेटा स्थिति और चीजें प्रदान नहीं की गई पाकिस्तान सरकार द्वारा। भारत में मूल निवासी पर टिप्पणी कीजिए, बेटा जो लंबे समय से एक ही जगह पे वास करता हुआ आ रहा है, निवास करता हुआ आ रहा है, उसे क्या कहते हैं, मूल निवासी कहते हैं। जैसे बेटा इसके दादा परदादा उसी स्थान पर रहते हुए आ रहे हैं और वो भी उसी स्थान पर रह रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे, उस क्षेत्र का मूल निवासी कहेंगे।
बेटा वो क्या चाहते हैं, उनकी मांग क्या है, विश्व बिरादरी में दर्जा, बेटा उनको विश्व के अंदर क्या है, बराबर का दर्जा दिया जाए। स्वतंत्र पहचान, बेटा वो अपनी खुद की आइडेंटिटी फॉलो करना चाहते हैं, उनको मत बोलो कि तुम थोड़े बदल जाओ, जो है उसमें हमारे को स्वीकार कीजिए। ये आदिवासी, ये मूल निवासियों की क्या है बेटा, मांग थी कि भैया हमें बदलने के लिए मत बोलिए, हमारा कल्चर है, हमारा पहनावा है, हमारी संस्कृति है, हमें इस पे गर्व है, हमें इस पे शर्म नहीं है, तो हमारे को हमारी पहचान दिलाइए। अधिकारों की मांग, उन्होंने बोला आप हमारे लिए नहीं कर सकते, आप हमारे को बस हम प्रशासन की शक्ति दे दीजिए, हम अपना कल्याण, अपना विकास, अपना भला बुरा सब अच्छे से कर लेंगे। तो बेटा इन्होंने क्या है बेटा, अधिकारों की मांग की। राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग, इन्होंने बेटा राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग करी कि भैया हमें भी बराबर का योगदान दो राजनीति के अंदर, हमें काहे राजनीति से वंचित कर रखा है, हमें भी राजनीति में दो, हम भी दमखम देखेंगे कि राजनीति कौन सी बला है जो हमारे पल्ले नहीं पड़ेगी, ऐसी कौन सी चीज है। तो इन्होंने भी राजनीति की क्या करी, मांग करी। बेटा आपातकाल के, और बेटा आपातकाल चैप्टर से तो यही बोलो बेटा, कुछ चीजें आप करके जाना, क्या करके जाना बेटा, कारण, परिणाम, सबक। ना बेटा ये तीन में से एक क्वेश्चन दिखाई दे तब आप बोलना, और बेटा पेपर थोड़ा, पेपर वाला बोल रहा है शातिर बनूंगा, तो बेटा वो आपको शाह योग दे सकता है, क्या दे सकता है, शाह योग। वो जितना भी शाड़ा चले, पर उसके हर एक चीज को हम परख के आपके एग्जाम में कल वही क्वेश्चन आएंगे जो यहाँ पर लिखे जा रहे हैं। दावा नहीं, शोरू, पूरी तरह से यहीं से एक पेपर कल आपके पेपर में आएगा। बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आएगा, ताकि आपको भी ट्रस्ट हो, या चल आधा घंटा देख ही लेते, इस टीचर को भी आजमा ही लेते, इतना ही बोल रहा है तो बेटा बस एक बार आप पूरे ट्रस्ट के साथ एक बार पूरी वीडियो देख के जाइए। जितनी भी वीडियो है, 2 4 3 4 पड़ी है यूट्यूब पे, और पुराने ईयर की भी पड़ी है, ऐसे ही 21 22 मार्च की पुराने ईयर की वीडियो पड़ी है, अगर वो वीडियो आपने देख ली बेटा, मैं कह रहा हूँ बेटा आपका पेपर बहुत लाजवाब जाने वाला है। बस आप एक बार देख के तो चाहिए। बेटा आपातकाल के क्या है बेटा, आपको कारण बताने हैं, क्या बताने हैं, आपातकाल के कारण बताने हैं। आपातकालीन कारण, बेटा भारत में पहले भी आपातकाल लग चुका था, पर बेटा भारत में पहला राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा था बेटा, 26 अक्टूबर 1962 को लगाया गया था। कब लगाया गया था बेटा, 26 अक्टूबर 1962 को लगाया गया था। बेटा ये पेपर के दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण नहीं है, पर बेटा आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं होता कि उनको लगता है कि 25 जून 1975 को पहले आपातकाल लगी है, उससे पहले भी आपातकाल लगी है। पर बेटा अभी आपको वो पढ़ना है जो कल आने वाला है। तो इंदिरा गांधी ने बेटा 25 जून 1975 को क्या है बेटा, आपातकाल लगाई थी, दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगी थी। बेटा दूसरी कह लो या तीसरी कह लो, पर बेटा आजादी के टाइम वाली वो आपातकाल को इतना आप नहीं मानते। तो बेटा 3 बार आपातकाल लगी राष्ट्रीय, एक आजादी के टाइम, एक चाइना युद्ध के टाइम, और एक इंदिरा गांधी ने लगाई थी। जो इंदिरा गांधी द्वारा लगाई थी वो पूरी तरह से क्या थी, अनुचित थी। इंदिरा गांधी ने आर्टिकल 352 के द्वारा, अनुच्छेद 352 के द्वारा अंदरूनी गड़बड़ के आधार पर कि दंगा हो सकता है, युद्ध हो सकता है, मुझे आशंका है, इसके आधार पर सकता है, इसके आधार पर क्या है, इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा दी, जो क्या है सिर्फ और सिर्फ इंदिरा गांधी का एक निजी फैसला था। क्या कारण था, क्यों इंदिरा गांधी ने बेटा आपातकाल लगाई, बेटा इंदिरा गांधी चाहती थी कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। बेटा इंदिरा गांधी बोला तुम भरोसा करो, जैसे बेटा आप कहीं जाते हो, आप बोलते हो, चलो सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। बेटा इंदिरा गांधी ने क्या कहा कि आप मुझे मौका दो, मैं गरीबी दूर करूंगी। बेटा इंदिरा गांधी ने गरीबी दूर कर दी, इंदिरा गांधी बोला गरीबी दूर करूंगी, पर इंदिरा गांधी ने गरीबी दूर कर दी। तो बहुत सारी चीजें क्या है बेटा फैलती चली गई। इंदिरा गांधी बेटा बनी तो प्रधानमंत्री, पर बेटा ऐसे समय में बनी बेटा कि सब कुछ क्या था, उनके खिलाफ होता जा रहा था ना चाहते हुए। एक इंदिरा गांधी को बस एक मौका और चाहिए था कि 1 साल का मौका और मिल जाए, जो जो हुआ है मैं सबको सही कर दूंगी। उस चीज के चक्कर में इंदिरा गांधी ने क्या बेटा आपातकाल लगाई। तो क्या कारण थे आपातकाल के, आर्थिक कारक, बेटा जो गरीबी हटाओ का नारा दिया था वो दम तोड़ता रहा था, महंगाई बढ़ती जा रही थी, ठीक है, तेल संकट उत्पन्न हो गया था, और बेटा
1973 में चीजों की कीमतें क्या है बेटा 23% से 30% तक क्या है बेटा बढ़ गई थी। बेरोजगारी की समस्या बढ़ती आ रही थी। छात्र आंदोलन, गुजरात में बेटा छात्र आंदोलन प्रारंभ हो गए। बेटा एल के इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने क्या है बेटा जो खाने के अंदर क्या है बेटा बढ़ोतरी की गई कैंटीन के अंदर, उसका विरोध किया। अब बेटा कहीं ना कहीं राजनेताओं को मौका मिल गया, राजनेताओं ने उसे छात्र मुद्दे की जगह राजनीतिक मुद्दे की ओर मोड़ दिया। और जो गुजरात में छात्र आंदोलन चला, ठीक उसी प्रकार का बेटा बिहार में आंदोलन चला। और बिहार में जो आंदोलन चला उसका नेतृत्व किसने किया बेटा? जयप्रकाश नारायण ने। और जो गुजरात में हुआ था उसका किसने किया था? मोरारजी देसाई ने। मार्च 1974 में बिहार में भी छात्रों ने क्या बेटा छात्र आंदोलन प्रारंभ रेल हड़ताल बेटा 8 मई 1974 को जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में बनी राष्ट्रीय समिति ने रेलवे कर्मचारी की सेवा तथा बोनस आदि की मांग को लेकर क्या है बेटा चक्का बंद कर दिया। यह हड़ताल 27 मई 1974 तक चली। लगभग बेटा 20 दिन तक ये हड़ताल चली थी, मतलब चक्का बंद कर दिया था। चक्का जाम का मतलब ये है बेटा रेलगाड़ी कोई भी नहीं चलेगी, जिससे क्या है बेटा बहुत सारी समस्या बढ़ गई। आप सोचो बेटा अगर 1 मिनट भी लेट ट्रेन होती है बेटा तो करोड़ों का नुकसान होता है। यहाँ तो बेटा 20 दिन क्या है चक्का बंद हो गया, तो सोचो कितने करोड़ों का नुकसान हुआ होगा। नक्सलवाड़ी आंदोलन बेटा नक्सलवाड़ी आंदोलन वो आंदोलन है जो क्या बेटा बिल्कुल अलग होने की मांग करते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में बेटा काफी चले थे, उनको नियंत्रण करना इंदिरा गांधी के लिए एक कठिन होता जा रहा था। निर्वाचन क्षेत्र निरस्त बेटा 1971 में राजनारायण के अनुसार इंदिरा गांधी ने सरकारी मशीनरी का प्रयोग किया, मतलब सरकारी कर्मचारी या सरकारी चीजों का प्रयोग किया है। इसकी सुनवाई में 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने क्या कहा भाई कि जगमोहन लाल सिन्हा थे कि इंदिरा गांधी जी का जो पद है वो असंवैधानिक है, इसलिए इंदिरा गांधी इस्तीफा दे। अगर इस्तीफा नहीं दे रही है तो वो क्या है बेटा प्रधानमंत्री के पद पे तो रहेंगी पर लोकसभा नहीं जा सकती। मतलब बेटा आपके आइसक्रीम दे रहा हूं पर बेटा खाना नहीं, मतलब तो फायदा क्या है बेटा? आइसक्रीम मैंने दी कि बेटा लो आइसक्रीम खाओ, पर आइसक्रीम आपके बेटा पर आपको खाना नहीं है। तो बेटा इंदिरा गांधी की चीजें इतनी ज्यादा बिगड़ी थी, इसलिए बेटा इंदिरा गांधी और ऊपर से कि सियासन खाली करो कि जनता आती है, संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है, चलो रामलीला मैदान, ऐसे नारों ने बेटा इंदिरा गांधी की रातों की नींद उड़ा दी। और रातों की नींद इंदिरा गांधी की उड़ाई, इंदिरा गांधी ने रातों रात उनको ही जेल में उड़ा दिया आपातकाल लगाकर। बेटा आपातकाल के परिणाम क्यों हुए? बेटा क्या क्या गतिविधियां हुई आपातकाल टाइम पे? बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी बेटा, बड़े बड़े नेताओं को क्या है बेटा गिरफ्तार कर लिया गया। निवारक नजरबंदी का प्रयोग बेटा मीसा का क्या है बहुत ज्यादा दुरुपयोग किया गया। मौलिक अधिकार गणन, आपको गिरफ्तार किया रहा है, आपको पूछने का हक नहीं है, चलो जेल। जेल भरो क्या है बेटा रेल भरो, और जेल भरो क्या है बेटा प्रारंभ हो गया था। बेटा स्टेडियम तक में बेटा नेताओं लोगों को रखा गया था, इतने बड़े पैमाने पे क्या है बेटा गिरफ्तारियां की गई थी। असंवैधानिक पद का प्रयोग बेटा कुछ ऐसे लोग थे, लोग क्या बेटा सीधा बोलता संजय गांधी थे जो क्या बेटा किसी संवैधानिक पद पे नहीं थे, बल्कि उनकी माता प्रधानमंत्री थी। उस पद को उन्होंने क्या खुद इस्तेमाल किया, किसी पद पर ना तो होते हुए भी इन्होंने बेटा सरकारी नेताओं और सरकारी अफसरों को क्या है बेटा दिशा निर्देश दिए। नसबंदी, झुग्गी झोपड़ियों को सफाया कराना, ये सारी गतिविधियां किसी पूरी तरह से इलीगल तरीके से मान सकते हो आप। सरकार की आलोचना बेटा आप सरकार की आलोचना करोगे आपको चने चबाने तक के लिए भी रखा नहीं जाएगा, तो आलोचना नहीं करनी थी। प्रेस सेंसरशिप लगा दी, भैया आपको कुछ भी छापना है हमें बताओ क्या ठीक है क्या नहीं। मतलब आप किसी के बारे में कुछ बोलना चाहते हो, सरकार की गलत नीतियों को छापना चाहते हो, क्या सरकार छपने देगी? तो बेटा कट लगा दिया था कि ये छपना नहीं चाहिए, अगर छपा तो आपकी पूरी पूरी मशीन जब्त कर ली जाएगी। बेटा रातों रात बिजलियां काट दी थी, जो कि पूर्ण रूप से क्या था अनुचित था। बेटा आरएसएस और इस्लामी जमात पर क्या बेटा इंदिरा गांधी ने प्रतिबंध लगा दी थी। ये आपातकाल के क्या थे बेटा परिणाम थे। बेटा आपातकाल के सबक, बेटा आपातकाल से हमारा सीख तो मिली, बेटा आपको सीख ना मिले आप क्लास जरूर देख के आना और आपको सबक मिलेगा। सही किया भाई, मैंने वो वीडियो देख ली, पूरा पेपर उधर से आया, तो ये आपके लिए सबक है। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो बेटा कि वो पछताए नहीं। लोकतंत्र की कमजोर कड़ी का उजागर, बेटा
हमें ऐसा लगता था, हमें घमंड था, गुरूर था कि लोकतंत्र हमारे देश से अलविदा नहीं होता। पहली बार हमारे को क्या है बेटा एहसास हुआ कि भारत से भी लोकतंत्र अलविदा होते होते रह गया। मतलब वेंटिलेटर पे पहुंच गया था लोकतंत्र और वहां से वेंटिलेटर से क्या है बेटा वापस आया है। मौलिक अधिकारों का काला साया बेटा, मौलिक अधिकारों पे क्या है बेटा काला साया आ गया था। मतलब नागरिकों के मौलिक अधिकार जिसमें बेटा संशोधन तक नहीं हो सकते, वो तक चीजें क्या है बेटा खत्म हो गई थी। तो बेटा उसके लिए क्या है बेटा चीजें करनी जरूरी थी कि आगे ऐसा भविष्य में ना हो। आपातकाल में बदलाव बेटा 44 संशोधन के द्वारा आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया। और अगर आपातकाल अब भविष्य में लगेगी तो बेटा मंत्री परिषद को लिखित रूप में क्या है बेटा मंजूरी आवश्यक है, तभी जाके आपातकाल लगे। और सरकारी मशीनरी स्वतंत्र, अब बेटा आपातकाल जब भी लगती है तो सरकारी मशीनरी क्या रहेगी स्वतंत्र रहेगी। ये आपातकाल के क्या थे बेटा सबक थे। मैंने बोला था बेटा लोकतंत्र का अविभाज्य अंग है क्षेत्रीय आकांक्षाएं, तो ये बेटा पेपर में आ सकता है। क्षेत्रीय आकांक्षाएं लोकतांत्रिक राजनीति का अविभाज्य अंग है। क्षेत्रीय आकांक्षाएं लोकतांत्रिक राजनीति का अभिन्न अंग है। बेटा अभिव्यक्त करना, क्षेत्रीय आकांक्षा क्या है अपने क्षेत्र की भावनाओं को, अपने क्षेत्र के मुद्दों को क्या करना उजागर करना। सुलझाने के तौर तरीके, ये बेटा अपने विवादों को, अपने मुद्दों को आपसी सहयोग से क्या बेटा सुलझाना चाहते हैं। संवैधानिक ढांचे के अंदर, संविधान के अंतर्गत आर्थिक विकास, ये अपने क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं। पारंपरिक कानून, और बेटा अपनी समस्या को सुलझाने के लिए कानूनों का प्रयोग करना चाहते हैं। संघवाद का, बेटा संघवाद तभी मजबूत होगा जब आप क्षेत्रीय आकांक्षाओं को दबाओगे नहीं बल्कि उनकी समस्या का समाधान करोगे। तो बेटा ये क्वेश्चन बेटा आपके पेपर में आ सकता है। बेटा मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं करवाऊंगा क्योंकि बेटा अगर ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करने चला गया तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी और कहीं ना कहीं वो आपको दिक्कत देगी। वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव, सांस्कृतिक प्रभाव, एक प्रभाव आपके पेपर में आएगा। तो बेटा जो जो क्वेश्चन आपके लगेंगे एक प्रभाव आएगा, एक प्रभाव आएगा, एक प्रभाव आएगा, जरूर आएगा। क्या आएगा एक प्रभाव, किसका वैश्वीकरण का। तो अवश्य करके जाना बेटा। वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव, राज्य का संकुचित दायरा। बेटा वैश्वीकरण का मतलब क्या अपने देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ देना। मतलब आप ओपन माइंडेड हो, आप बेटा सभी के साथ क्या करोगे व्यापार करोगे। आपने अपनी कंट्री को क्या खुलापन ला दिया है, हमें मतलब नहीं है हमारा दुश्मन है क्या है क्या नहीं, हमें बेटा बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। ये पूंजीवादी है, साम्यवादी है, समाजवादी है, मतलब नहीं है, व्यापार होना चाहिए बस। ये होती है बेटा वैश्वीकरण का। राज्य का संकुचित दायरा, पहले बेटा राज्य ही क्या है बेटा देश चला रहा है, उद्योग चला रहा है, पर आज बेटा सिर्फ राज्य क्या है बेटा देश को चला रहा है, उद्योग नहीं चला रहा है। मतलब सरकार क्या है बेटा सिर्फ प्रशासन संबंधी रह गई है और उद्योग इन सबको चलाने के लिए बेटा निजी व्यक्ति आ चुके हैं। राज्य की प्रधानता, ऐसा नहीं है भैया कि घर के अंदर माता पिता बूढ़े हो गए तो उनकी वैल्यू नहीं थी, बेटा उनकी प्रधानता आज ही बरकरार है और हमेशा रहेगी। उसी प्रकार बेटा सरकार का आपने शक्ति कम हो गई, कार्य कम हो गए, पर उसकी जो दबदबा है, उसका जो महत्व है वो आज भी क्या है बेटा बरकरार है। राज्य की शक्ति में वृद्धि, आज बेटा राज्य की शक्ति में क्या हो गया बेटा वृद्धि हो गई। सरकार बहुत अच्छे तरीके से अपने नागरिकों के लिए क्या है बेटा कार्य कर सकता है और नागरिकों के ऊपर कार्रवाई कर सकता है। क्यों, आज बेटा वैश्वीकरण के कारण उसको अपने नागरिकों की सूचना क्या है बेटा पूरी तरह से क्या है बेटा एक आसान तरीके से उपलब्ध हो गई है। वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव, विकसित देशों का प्रभुत्व, आज बेटा वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ है बेटा जहां जाओ जींस, बेटा जींस है, मैकडी है, ये बेटा किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है अमेरिका का। तो बेटा आज जो चल रहा है विकासशील देशों में, अविकसित देशों में, तो बेटा कहीं ना कहीं पश्चिमी देशों का क्या है दबदबा दिखाई दे रहा है और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भी क्या है बेटा उनका ही दबदबा है। आयात प्रतिबंध, आज बेटा आयात प्रतिबंध क्या हो गया बहुत कम हो गए हैं। पहले बेटा चीजें आप मंगा रहे हो तो भी आपको टैक्स देना पड़ता था, कि वो आज क्या है बेटा बहुत देशों ने क्या है बेटा कम कर दी है दरें।
और सांस्कृतिक में क्या है बेटा, पश्चिमी संस्कृति का बोलबाला, ठीक है बेटा, और अपनी संस्कृति खतरे में आ गई है और सांस्कृतिक धरोहर खत्म हो गई है। और बेटा ये सब चीजें आपको बेटा पेपर में लिख के आनी है। अगर आपको ज्यादा डिटेल में चाहिए, आपको बेटा पहले वीडियो बना दी गई है वैश्वीकरण के आर्थिक सामाजिक राजनीतिक प्रभाव, आप चैनल पे जाइए और क्लास को ढूंढिए, आपको मिल जाएगी। गंभीर प्रतिस्पर्धा और कई मतभेदों के बीच ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकांश दलों के बीच एक आम सहमति बनी हुई है। बेटा किन मुद्दों को लेकर सभी दल सहमत है? बेटा आपको पता है कांग्रेस और बीजेपी की नहीं बनती। तू पागल, तू पागल नहीं, तू पागल, ऐसे तू मैं चलती रहती है। पर कुछ ऐसे मुद्दे हैं, हम साथ साथ है, तो बेटा वो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर ये बोलते हैं हम साथ साथ है? नई आर्थिक नीति को लेकर बेटा बोलते हैं हम साथ साथ है। पिछड़ी जातियों के आरक्षण की बात आती है तो हम साथ साथ है। क्षेत्रीय दलों की भूमिका आती है, हम साथ साथ है। परमाणु प्रशासन, हम साथ साथ है। आप परमाणु प्रशासन कीजिए भाई, फायदा हमारा होगा। तो ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सभी दलों की क्या है बेटा, सहमति है। बेटा अवश्य आपके पेपर में आता है कि कौन से ऐसे मुद्दे जिन पर सभी दलों की सहमति है। ये रहा बेटा वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव। और बेटा वो आर्थिक प्रभाव के अंदर क्या है, आवाजाही पे प्रतिबंध कम हो गए हैं। सामाजिक सुरक्षा कवच क्या है बेटा, वैश्वीकरण के कारण क्या है बेटा मिल पाया है। बेटा वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव, पश्चिमी संस्कृति का डंका, आज पूरे विश्व में क्या है बेटा वेस्टर्न कल्चर ही का बोलबाला है। सांस्कृतिक धरोहर की समाप्ति, आज बेटा हम अपने सांस्कृतिक को से क्या है बेटा पूरी तरह अपने कल्चर से क्या है बेटा दूर होते जा रहे हैं। व्यक्तिगत परिवर्तन, आज बेटा व्यक्ति के अंदर क्या है बेटा बहुत सारे विकल्प आ गया है। आज बेटा समाज से पहले व्यक्ति के ऊपर ध्यान दिया जाता है। वैश्वीकरण के कारण क्या है बेटा व्यक्तिवाद क्या है बहुत ज्यादा आ चुका है। विश्व संस्कृति, आज बेटा पूरी विश्व की संस्कृति क्या है एक हो चुकी है। अब बेटा किसी को देख के नहीं सकते कि ये कौन से कल्चर को बिलोंग करता है, क्योंकि बेटा सभी का पहनावा, सभी का रहन सहन, भाषा, बोलचाल बहुत क्या है बेटा एक जैसी होती गई है। तो विश्व कुटुंब की अवधारणा क्या है बेटा संभव हो पाई है। चलिए बेटा देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है, दिख नहीं रहा है इसमें, चलिए छोड़ दीजिए। बेटा पारंपरिक और अपारंपरिक, ये बेटा पेपर में जरूर आएगा। अगर आपको एसएस लेनी है तो आप एसएस ले सकते हो, और आपको डिस्क्रिप्शन में बेटा नंबर दिया है। अगर डिस्क्रिप्शन में नंबर नहीं दिखता है तो बेटा मैं लिख देता हूँ 8826972783। आप कांटेक्ट कीजिए बेटा। आपको किसी प्रकार का डाउट है, आपको आधी रात में भी बेटा आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। पर बेटा मैसेज हो, पढ़ाई से रिलेटेबल हो, फालतू मैसेज ना हो, ठीक है। आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा, पर बेटा पढ़ाई से रिलेटेबल ही मैसेज होना चाहिए। पारंपरिक और गैर पारंपरिक धारणा में अंतर बताइए। सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा में सैनिक हमले तथा भारी खतरे को माना जाता है। ये बेटा किस में आता है, पारंपरिक में। और गैर पारंपरिक में क्या है, केवल सैनिक खतरों से ही नहीं, मानवीय अस्तित्व पर जो चोट करने वाले व्यापक खतरे हैं वो किस में आते हैं, गैर पारंपरिक में आते हैं। संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को खतरा होता है बेटा यहाँ पे बेटा एक व्यक्ति के आम जीवन को क्या होता है बेटा खतरा होता है। इस धारणा में खतरे का कोई स्रोत कोई दूसरा देश होता है, मतलब इसके लिए कोई दूसरा देश जिम्मेदार है। और यहाँ पर बेटा इस देश के अंदर ही हो सकता है, जैसे गरीबी, अप्रवासी, आतंकवाद, मानवाधिकारों का उल्लंघन। ये आंतरिक सुरक्षा से संबंधित है और ये मानव की सुरक्षा से संबंधित है, जैसे अलगाववादी, युद्ध, गृह युद्ध इत्यादि। और यहाँ पे क्या है, जैसे बेटा मानवाधिकारों का उल्लंघन, ग्लोबल वार्मिंग इत्यादि। भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों का वर्णन कीजिए। बेटा आप ऐसे से ले लो बेटा, अगर पेपर में आता है तो कर देना, पर मेरे को लग नहीं रहा है क्वेश्चन आएगा। पर बेटा एक बार ये आपको फिर भी ऊपर कर रहा हूँ, आप ऐसे से ले लीजिए, ठीक है बेटा। एक बार नजर मार लेना पढ़ने में क्या जा रहा है। बेटा भारत और बांग्लादेश के संबंध आपके आ सकते हैं। बेटा किसी चीज को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच में सहमति है और कुछ असहमति के भी है। पूर्व चलो की नीति, इसको लेकर बेटा सहमति है। प्राकृतिक आपदा, बेटा अगर प्राकृतिक आपदा भारत में आती है या बेटा बांग्लादेश में आती है, हम उन दोनों को क्या करेंगे, सहयोग देंगे। ये दोनों क्या बेटा प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए क्या बेटा सहयोग की नीति अपनाएंगे। भारत और बांग्लादेश के बीच में संघर्ष के क्षेत्र, बेटा गैस को लेकर क्या है बेटा बहुत विवाद है। ये बेटा बांग्लादेश कहता है जी हम प्राकृतिक गैस सबको देंगे भैया, सीएनजी सबको देंगे, नेचुरल गैस, पर भारत को नहीं देंगे।
वो ऑलरेडी इतना पावरफुल है, हम उसको कह देंगे तो वो और पावरफुल हो जाएगा। तो बेटा कहीं ना कहीं क्या है बेटा, खटास है। और जल विवाद को लेकर, नदी के पानी को लेकर भी क्या है, काफी विवाद है। दो सहमति बता दी और दो मैंने असहमति बता दी। ठीक है बेटा। भारत और नेपाल के संबंध, तो बेटा ये भारत और नेपाल के संबंध में आ सकते हैं। एक बार आप ऐसे से ले लो। ठीक है, क्योंकि इतना समय नहीं है बेटा कि आपको, मैं चाहता नहीं हूँ कि क्लास ज़्यादा लंबी हो, तो इसलिए बेटा मैं ज़्यादा इन शॉर्ट करा रहा हूँ। ये संघर्ष के क्षेत्र हैं और ये आपसी सहमति के क्षेत्र है। एक बार आप ऐसे से ले लीजिए। ठीक है बेटा। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए, बार बार मैंने आपको फ़ोन नंबर लिखा है, आप मांग सकते हो। ये बेटा आपका भूटान के संबंध है, बेटा हर देश के संबंध है। ठीक है, एक संबंध आपका कोई सा भी आएगा तो आप बेटा संबंध को अच्छे से कर सको। ठीक है, आपके संबंध तो नहीं बन पा रहे, पर बेटा आपका रिजल्ट आपके संबंध बना देगा, अवश्य बना देगा। ऐसी कौन सी चीज़ है जो सफलता पाने के बाद आप नहीं पा सकते, सब पालोगे। पर इन संबंधों को याद कर लो। पर अभी सगे संबंध से भी दूर रहना और पेपर में भी दूर रहना। ये श्रीलंका के बीच में संघर्ष के क्षेत्र है, सहमति के क्षेत्र। ठीक है बेटा। ये भारत चीन के संबंध, मधुर संबंध भी है बेटा भारत चीन के, और कौन कौन से बेटा कैसे है। ठीक है, ये तिब्बत विवाद, संघर्ष का क्षेत्र, सीमा विवाद तो चलता ही रहता है बेटा। व्यापार को लेकर सहमति बनी हुई है, सीमा पार नदियों पर सहयोग है। ठीक है, और शांति और सौहार्द की बात करते हैं, कस्में खाते हैं कि हम एक दूसरे के साथ हिंदी चीनी भाई भाई की तरह रहेंगे, पर रह नहीं पाते। भारत और मालदीव के संबंधों का वर्णन, ये बेटा भारत और मालदीव के संबंध है। 3 पॉइंट। आप ऐसे से लेना चाहो तो आप ऐसे से ले सकते हो। आंकटाड 1972 की रिपोर्ट, बेटा गुटनिरपेक्ष जो देश है बेटा, इन्होंने क्या अपनी कुछ मांग करी 1972 की रिपोर्ट में। क्या मांग करी? प्राकृतिक संसाधनों पर हमारा नियंत्रण। इन देशों ने बोला भैया जो भी हमारे इधर नेचुरल रिसोर्सेज निकल रहे हैं उस पर हमारा नियंत्रण चाहिए, इन विकसित देशों का नहीं होना चाहिए। पहली मांग। दूसरी मांग, विकसित देशों तक पहुंच। बेटा हमारा माल है, हमारे को इतनी पहुंच दो कि हम आपके देश तक आके पहुंच सके, हम भी अच्छे दाम प्राप्त कर सके। तो इतनी हमारे को क्या है, सहायता मिलनी चाहिए। तकनीकी लागत में कमी, आपने विकास कर लिया है, आपके पास टेक्नोलॉजी है, अब वो टेक्नोलॉजी हमें भी सस्ती दर पे क्या है बेटा, प्रोवाइड करवाओ। ये बेटा गुटनिरपेक्ष देश एशिया और अफ्रीका के देशों की मांग थी। क्या? प्राकृतिक संसाधनों पर हमारा नियंत्रण हो, विदेशों की मंडियों तक पहुंचो, और तकनीकी सहायता क्या है, सस्ती दर पे मिले। और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में क्या है बेटा, हमारे को भी योगदान, हमारे को भी स्थान मिलना चाहिए। हैदराबाद, बेटा हैदराबाद आपके पेपर में आ सकता है, तो एक बार हैदराबाद डिटेल से समझा दूं। हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता। उसने नवंबर 1947 में भारत के साथ यथास्थिति बनाकर रखने के लिए समझौता किया, और ये समझौता 1 वर्ष के लिए था। जैसा है वैसे ही रहेंगे भाई, मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं भारत में रहूंगा, कुछ शर्तों के साथ रहूंगा। ठीक है बाद में, ठीक है भाई। हैदराबाद का निजाम अपने आप को आज़ाद रखना चाहता है। इसी दौरान लोगों ने निजाम के विरुद्ध आंदोलन चला दिए। हैदराबाद के निजाम ने रजाकारों द्वारा, जो बेटा निजाम के अर्धसैनिक बल थे उन्हें क्या कहा जाता था, रजाकर कहा जाता था, उनके विरुद्ध क्या बेटा कार्रवाई करने का आदेश दे दिया। रजाकार निजाम के अर्धसैनिक बल थे, वह बहुत ही सांप्रदायिक और अत्याचारी थे। निजाम ने उनका प्रयोग अपने शासन के विरुद्ध चल रहे आंदोलन को दबाने के लिए किया। रजाकारों ने लूटमाट बचाई और बलात्कार पे उतारू हो गए। ऐसी स्थिति में सितंबर 1948 में भारतीय सेना ने एक ऑपरेशन चलाया था अपोलो, और निजाम के सैनिकों पर क्या बेटा काबू पा लिया। और रुक रुक कर ये क्या बेटा लड़ाई चलती रही, और इसके बाद निजाम ने क्या बेटा आत्मसमर्पण कर दिया, और इसके साथ बेटा हैदराबाद का विलय किसमें हो गया, भारत में हो गया। बेटा लातों के भूत बातों से नहीं मानते। बेटा गोवा के बारे में सकता है, बेटा गोवा भी एक बार पढ़ लीजिए। पुर्तगालियों से स्वतंत्र होने से लेकर भारत संघ का एक राज्य बनने तक की गोवा की कहानी, गोवा की जुबानी। चलिए, औपनिवेशिक शासन। गोवा 16वीं शताब्दी से ही औपनिवेशिक शासन में था। पुर्तगालियों ने अपने शासनकाल में गोवा की जनता का दमन किया और उन्हें नागरिक अधिकारों से वंचित रखा तथा बलपूर्वक धर्म परिवर्तन किया। ईसाई मशीनरी बेटा सबसे पहले कहाँ पे लेके आए थे, गोवा में लेके आए थे। कौन लेके आए थे? पुर्तगाली लेके आए थे। संघ शासित प्रदेश,
सितंबर 1961 में विजय ऑपरेशन के द्वारा जब इसको आजाद कराया गया था, तब बेटा इसको क्या संघ शासित प्रदेश बना दिया गया था। भारत सरकार ने गोवा में अपनी सेना भेजी, जिसने गोवा दमन द्वीप को मुक्त करा लिया तथा इन्हें संघ शासित प्रदेश बना दिया। जन आंदोलन की मजबूती। आजादी के बाद महाराष्ट्र के समाजवादी सत्याग्रहियों ने गोवा की आजादी के लिए एक मजबूत जन आंदोलन चलाया। भाषा को लेकर विवाद। गोवा की जनता एक वर्ग में गोवा के मराठी भाषी क्षेत्र को महाराष्ट्र में मिलाने की मांग की, जबकि बहुत से लोग कोंकणी भाषा को लेकर अपनी स्वतंत्र पहचान बनाए रखने के लिए क्या बेटा मांग कर रहे थे। बेटा गोवा के अंदर मराठी थे और कोंकणी वाले भाषा के लोग थे, तो कोंकणी भाषा वाले लोग क्या बोले, भैया हम स्वतंत्र रहेंगे, और मराठी भाषा वाले क्या बोले, गोवा को महाराष्ट्र में मिला दो। फिर बेटा वोटिंग कराई गई और फिर फाइनली क्या बेटा जन्म संग्रह के द्वारा गोवा को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। और फाइनली बेटा क्या है, गोवा 1987 में भारत का एक पूर्ण राज्य बन गया। ये थी बेटा गोवा की कहानी, गोवा की जुबानी। विभाजन के पश्चात जूनागढ़ रियासत भारतीय संघ का भाग कैसे बनी। जूनागढ़ में बहुसंख्यक जनता हिंदू थी, वहां के शासक मुस्लिम थे, जिनका नाम नवाब मोहम्मद महाबत खान था। इस दौरान जूनागढ़ ने 1948 में जन्म संग्रह कराया और आसानी से बेटा उधर की जनता ने बोला हमें भारत में शामिल होना है, और भारत में शामिल हो गया। ठीक उसी प्रकार बेटा जिस प्रकार मणिपुर में बेटा सबसे पहले हुआ जन्म संग्रह, याद रखना, ठीक है बेटा। और वहां के राजा का नाम था बोध चंद्र। भारत में विविधता में एकता बनाए रखने के लिए तनाव के किन्हीं 3 दायरे बताओ। बेटा 3 दायरे बताने हैं। बेटा कश्मीर को लेकर दायरा तनाव बना रहता है। सांप्रदायिकता बेटा भारत में बोला है। राजनीति में अपराधीकरण, बेटा राजनीति में क्या अपराधी नेता बहुत ज्यादा है। पिछड़े वर्गों को समान स्तर पे लाना, जो बेटा पिछड़े वर्ग है उनको बेटा सामान्य स्तर पे लाया जाया सके। इन चीजों को लेकर क्या तनाव बना हुआ है अभी भी भारत में। भारत के विभिन्न हिस्सों से क्षेत्रीय मांगे विविधता के साथ एकता के सिद्धांत को दर्शाती है। इन्हीं 3 उपयुक्त उदाहरणों के द्वारा इस कथन का औचित्य सिद्ध कीजिए। बेटा ये आ सकता है। राज्यों का पुनर्गठन। बेटा राज्यों का पुनर्गठन क्या है बेटा, पूरी तरह से राज्यों के अनुसार ही किया गया। कानून और व्यवस्था की समस्या। बेटा कानून और व्यवस्था में क्या है बेटा, दखल अंदाजी ना है और हर एक क्षेत्र की समस्या समाधान एक कानून के दायरे में ही किया जाए। आर्थिक विकास। और बेटा इन्होंने अपने असंतुलित विकास को दूर करने के लिए क्या है बेटा, क्षेत्रीय स्वायत्ता की मांग की थी। परंपरागत प्रथाएं। विभिन्न जनजातियों को उनकी परंपरागत प्रथाओं एवं संस्कृति के संरक्षण हेतु कई स्वायत्ता की मांग दी गई, ताकि बेटा उनको क्या है, अलगाववादी आंदोलन से दूर रखा जा सके। बेटा ये आंसू है, ये आपके पेपर में आएगा, ठीक है। असम आंदोलन, तो बेटा एक बार ध्यान से पढ़ लेना असम आंदोलन के बारे में। चलिए बेटा 1 घंटे तक की क्लास रहेगी, ज्यादा लंबी नहीं चलाऊंगा। भारी लोगों के विरुद्ध 1979 से 1985 तक चले असम आंदोलन का वर्णन कीजिए। भैया बांग्लादेश के लोग क्या है बेटा, अपनी जान बचाने के लिए कहा है बेटा भारत में आते थे, और सबसे जो पास्ट कोई स्टेट था वो कौन था, असम था। तो बेटा सारे लोग क्या है असम में आने लगे। तो बेटा असमी लोग क्या है, अपने ही क्षेत्र में क्या है बेटा अल्पसंख्यक होते जा रहे थे। तो बेटा जो बांग्लादेशी आ रहे थे, तो इन्होंने बेटा मांग उठाई कि भैया इनकी पहचान करो और इन्हें भैया इनके देश वापस भेजो, जो भी 1951 के बाद क्या है। और हमारे इधर प्राकृतिक संसाधनों की खान है, उसके बावजूद भी हमारा विकास क्यों नहीं हो रहा, क्यों यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों को ले जाकर अन्य क्षेत्रों में विकास किया जा रहा है। हमारे ऊपर भी विकास के ऊपर ध्यान दिया जाए। तो इन सब को लेकर क्या है बेटा, आसू ने एक संगठन बना, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, जो आगे जाके क्या है बेटा एक राजनीतिक गठबंधन के रूप में भी उभर के सामने आता है। 1979 से 1985 तक चला असम आंदोलन भारी लोगों के विरुद्ध था। असम में बांग्लादेश से आए काफी लोग मुस्लिम थे। सांस्कृतिक खतरा। असमी लोगों को भय था कि अगर विदेशी लोगों को बाहर नहीं भेजा गया तो स्थानीय असमी जनता अल्पसंख्यक हो जाएगी, इससे उनको सांस्कृतिक खतरा होगा, मतलब उनका कल्चर क्या है बेटा खतरे में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि बेटा जो बांग्लादेशी है वो अपना कल्चर क्या है, अपना रहन सहन क्या है बेटा असम के अंदर फैला देंगे। प्राकृतिक संसाधन। असम में तेल,
चाय, कोयले जैसे संसाधनों के बावजूद भी गरीबी थी। लोगों का मानना था कि प्राकृतिक संसाधन असम से बाहर भेजे जा रहे हैं। असमी लोगों को इसका कोई भी लाभ नहीं हो रहा है। विदेशियों के विरुद्ध आंदोलन, जो भी बेटा बाहर से आए थे उनके बीच उनके विरुद्ध में आंदोलन चलाया गया था। और 1985 में बेटा राजीव गांधी के साथ क्या हुआ, समझौता हुआ, जिसमें बेटा ये कहा गया कि भैया 1951 से नहीं बल्कि बांग्लादेश का जब निर्माण हुआ है 1971 के युद्ध के बाद जो भी आए हैं असम में बांग्लादेश से, उनकी पहचान करके उनको बाहर भगाया जाएगा या निकाल दिया जाएगा। ये असम गण परिषद बनाया गया था बेटा, ठीक है। ये असम आंदोलन है बेटा पूरा पूरा। हर क्षेत्रीय आंदोलन अलगाववादी मान की ओर अग्रसर नहीं होता। अध्याय से उदाहरण देकर इस तथ्य की विवेचना कीजिए बेटा। आप इसके अंदर मिजोरम बता सकते हो, आप इसके अंदर मणिपुर बता सकते हो, आप इसके अंदर नागालैंड बता सकते हो, आप इसके अंदर जम्मू कश्मीर बता सकते हो, हैदराबाद बता सकते हो। जो जो आपने मुद्दे पढ़े हैं वो सारे मुद्दे बता सकते हो। कल का मुद्दा आपका मुद्दा बनना चाहिए, हर एक मुद्दे का समाधान हो, हर एक क्वेश्चन का समाधान हो। और मैं आशा करता हूँ, मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि आप सभी का बच्चों का पेपर बहुत बेहतरीन जाए। और बेटा ध्यान से करना, सही से करना और ज़्यादा काटा पीटी मत करना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। कोचिंग सेंटर।